So yes, everybody, welcome back. सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्विकली रिवाइज करेंगे हम लोग. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ओके. एक छोटा सा क्वेश्चन एमसीक्यू में इसमें बुक में दिया गया था कि क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था. तो आंसर है यस. शुरुआत में सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग नहीं था. पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट था. चैप्टर नंबर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सेल ऑफ गुड्स एक्ट. इसमें बात होगी गुड्स के सेल की. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो लोग आपस में बाई सेल करेंगे गुड्स को. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये जान लें गुड्स क्या है. व्हाट डू मीन बाय गुड्स. यस एवरीबडी, गुड्स क्या है. तो सबसे पहले वो कहते हैं, देखिए गुड्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है. गुड्स क्या है. गुड्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है. इट इज द आई एम सॉरी, मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट. पहली चीज तो ये मूवेबल की बात हुई, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फिर इसमें नहीं आएंगे. उसके लिए रेरा कानून है हमारे पास. ओके, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट वो अलग है. तो अभी हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, चलिए अब इसमें गुड्स की बात हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी है. लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मूवेबल जो कि आपके हो सकता है मूवेबल हो, बट उनको हम कह रहे हैं कि वो गुड्स नहीं है. तो गुड्स क्या नहीं है. एक्शनेबल क्लेम्स. व्हेन वी से एक्शनेबल क्लेम, तो इसमें आप के पास राइट होता है क्लेम करने का. दीज आर कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम्स. अब मैंने माइनस लगा दिया है, तो माइनस लगाने का मतलब है कि एक्शनेबल क्लेम जो है वो गुड्स नहीं है. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है. और क्या माइनस करना है. मनी इन सर्कुलेशन. ये जो मैं बना रहा हूँ ये डायग्राम आपके आईसीआई के मॉड्यूल में भी दिया गया है, आपने पहले पढ़ा होगा. बट रिवीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इससे स्टार्ट करें. मनी इन सर्कुलेशन. कुछ भी करें आईसीआई का मॉड्यूल जरूर देखें, राइट. ये दोनों चीजें गुड्स नहीं है. बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वो कह रहे हैं गुड्स हैं. प्लस लगा रहा हूं मैं, मतलब शेयर्स, स्टॉक्स. शेयर्स एंड स्टॉक्स आपके गुड्स हैं. क्रॉप्स, जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं आपकी, क्रॉप्स वो गुड्स हैं. ग्रास एटसेट्रा गुड्स हैं. एनीथिंग जो कि जमीन में जुड़ी हुई है, लगी हुई है, ओके, लेकिन वो बाद में जमीन से अलग कर दी जाएगी. ओके, एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द लैंड. कोई भी ऐसी चीज जो कि अटैच्ड टू लैंड बट विच इज एग्रीड टू बी सेवर्ड. जो कि अलग कर दी जाएगी. तो इसलिए जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, है ना, वो परमानेंटली थोड़ी हैं. ग्रो करेंगी, अलग कर दी जाएंगी. और भी कोई भी चीज है, ग्रो करेगा, अलग कर दिया जाएगा, गुड्स है. जो ग्रो होने के बाद उसी में रहेगा वो आपके गुड्स नहीं है. ठीक है. तो शेयर्स, क्रॉप्स, ग्रास, एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द लैंड बट विच इज एग्रीड टू बी सेवर्ड इज ऑल्सो अ गुड्स. तो ये गुड्स की डेफिनेशन हुई. एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो है मूवेबल करेक्टर. तो इसको ध्यान रखेंगे. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट इट इज मूवेबल. मूवेबल की बात कर रहे थे हम. अब गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि जो गुड्स होते हैं दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. द फर्स्ट टाइप इज एग्जिस्टिंग. दैट मीन्स व्हेन वी से गुड्स, ओके, गुड्स, तो एक हो गया एग्जिस्टिंग गुड्स. दूसरा हो गया आपके
फ्यूचर गुड्स, और तीसरा आपके हुआ कंटिंजेंट गुड्स। क्या फर्क है इन तीनों में? एग्जिस्टिंग माने जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं उस समय वो गुड्स मौजूद हैं, अस्तित्व में है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर एग्जिस्टिंग गुड्स। फ्यूचर माने जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं उस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको बाद में बनाना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस में लाना पड़ेगा। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट गुड्स वो हैं जो कि डिपेंड करता है कुछ कंडीशन पे, दैट दे दोज गुड्स कैन बी एक्वायर्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। हो सकता है कि वो एक्वायर हो सकता है वो एक्वायर ना हो। तो लेट्स से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीसेल, मतलब देयर इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ रीसेल। अब आप एक डीलर के पास गए, डीलर कहता है कि ओके मैं पीछे से कंपनी से ऑर्डर देता हूं, वहां से एक्वायर करूंगा, अगर कंपनी मुझको देगी तो मैं आपको दे दूंगा। अंडरस्टैंड? अगर कंपनी मुझको दे देगी तो मैं आपको दे दूंगा। थोड़ा सप्लाई चेन समझना होगा। हम लोग सीधा मान लीजिए पेप्सी पीना है तो सीधा हम लोग पेप्सी कंपनी थोड़ी चले जाते हैं, हम तो पास वाली दुकान के पास जाते हैं, दुकान वाला होलसेलर के पास जाता है। अब आप दुकान वाले के पास गए, आपने कहा मुझे इतनी पेप्सी चाहिए, दुकान वाला कह रहा है कि मैं होलसेलर से बात करता हूं, अगर वो मुझे इतनी सप्लाई दे देगा जितनी आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो देयर इज अ कंटिंजेंसी, दैट्स व्हाई दीस गुड्स आर कॉल्ड एज द कंटिंजेंट गुड्स। ओके, अब जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं इसमें आपके आईसीआई के मॉड्यूल में तीन बातें बताई गई हैं। दीज में बी स्पेसिफिक गुड्स, specific goods, and these may be as uncertain goods। मैं पहले uncertain लिख रहा हूं, इसका एक लॉजिक है। unascertained goods, and then the third one is the ascertained goods। चलिए, स्पेसिफिक में क्या है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं उस समय वो जो गुड्स हैं वो आपके आइडेंटिफाइड है। अब गुड्स एग्जिस्टिंग है और जो गुड्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। माने लेट्स से एक कार शोरूम में गए, वहां पे 4 कार खड़ी हैं। आर द गुड्स एग्जिस्टिंग? यस, दीज आर द गुड्स, बट विच ऑफ देम यू आर गोइंग टू बाय, तो उसको आइडेंटिफाई करना, दिस इज द कार आई एम गोइंग टू बाय, फिर आपको वही लेना, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गुड्स। एग्जिस्टिंग में भी स्पेसिफिक गुड्स है विच आर एग्रीड एंड आइडेंटिफाइड टू बी सोल्ड as per the contract of sale at the time of contract itself। टाइमिंग याद रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय पर अगर गुड्स आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं तो स्पेसिफिक कहेंगे। अनअसर्टेन्ड, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय पर हमने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं देन दे आर कॉल्ड एज अनअसर्टेन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए हुआ है। और जब फ्यूचर में एसर्टेन कर दिए जाते हैं, आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं गुड्स, देन दे बिकम द एसर्टेन्ड। फ्यूचर गुड सिंपल है, बनाने पड़ेंगे, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और कंटिजेंट भी आप समझ गए। अभी हमारे कुछ कंडीशंस होंगी, हो सकता है कि वो गुड्स आ जाएं, हो सकता है नहीं आ जाएं। आ जाएंगे तो हम आपको दे देंगे, नहीं आएंगे तो हम आपको नहीं देंगे। देयर इज अ कंटिजेंसी रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स। जैसे आपका इसी के मॉड्यूल में एक पिकासो की पिक्चर का एग्जांपल दिया है, तो आप किसी डीलर से बात कर रहे हो कि वो आपको एक पिकासो की पेंटिंग दिलवा देगा, तो वो कह रहा है कि इफ आई कुड क्रैक अ डील विद देम, जिनके पास अभी है मैं उनसे बात करूंगा, अगर वो तैयार हो जाते तो मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो एजेंट के थ्रू आप काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि एजेंट आपके लिए बात करेगा जिनके पास वो पेंटिंग है और वहां से लेके आपको दे देगा। अगर वो ले पाता है तो आपको दे देगा, नहीं ले पाता है तो नहीं देगा। दैट इज द कंटिजेंसी फैक्टर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गुड्स की। गुड्स की बात आगे बढ़ेगी तो इसमें बेटे हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स देने हैं, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गुड्स जाएंगे, इसको हम कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ द गुड्स, व्हाट इज द डिलीवरी? डिलीवरी इज द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। डिलीवरी जो है वो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द गुड्स है फ्रॉम द सेलर टू द बायर नॉर्मली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिलीवरी आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी। वन इज एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है
कि हम फिजिकली दे देते हैं, सेलर बायर को दे देगा, ये लीजिए सर आपका सामान, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। अनदर इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, अब मान लीजिए कि आप पोटैटो फार्मर हैं, आपने पोटैटो बनाए, पोटैटो आपने जो है उगाए, खेती की उनकी, और उसके बाद आपने पोटैटोज को कोल्ड स्टोर में स्टोर कर दिया। अब कोल्ड स्टोर में स्टोर करने के बाद द जो भी कोल्ड स्टोर कीपर है वो उसको मेरे बिहाफ पर होल्ड कर रहा है, लेट्स से आई एम द फार्मर। अब वो आपको चाहिए, तो अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो मैं वहां से निकाल के आपको दे दूंगा, दैट विल बी द एक्चुअल डिलीवरी। अगर आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए तो हम बात करेंगे कोल्ड स्टोर कीपर से, एंड आई विल रिक्वेस्ट द कोल्ड स्टोर कीपर दैट मेरे पास जितना पोटैटो है उसमें से इतना पोटैटो, लेट्स से 100 kg इनको दे दीजिए। अब आपको भी तुरंत नहीं लेना है, तो आई रिक्वेस्ट कि भाई तुम अब इनके लिए होल्ड करोगे, तो इतना जितना मेरा है, मान लो मेरे पास 1000 kg है, मैंने स्टोर कर रखा है, 100 kg अब मैं इसको दे दूंगा, तो वो ना तो मैं निकाल रहा हूँ ना वो निकाल रहा है, रहेगा स्टोर में ही, बट वो पहले मेरे लिए होल्ड कर रहा था, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो उसके लिए होल्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और तीसरा है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में हम उसके पास जाते भी नहीं है, ओके। कंस्ट्रक्टिव में एक कीवर्ड है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट किस चीज का एक्नॉलेजमेंट? कि जो वेयर हाउस कीपर है या कोल्ड स्टोर कीपर है वो एक्नॉलेज करेगा कि नाउ ही इज होल्डिंग इट फॉर बायर, ओके। सिंबॉलिक में क्या होता है कि हम उनके पास जाते भी नहीं है, यहाँ पे खाली हम डॉक्यूमेंट दे देते हैं। जैसे अगर मैंने रेलवे से भेजा है तो रेलवे रिसीट होगी, वो मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी। तो जिन डॉक्यूमेंट से सामान मिल जाता है वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा, जिसके पास है उसी के पास रहेगा। रेलवे के पास तो रेलवे के पास ही है, बट रेलवे ने जब मेरे से सामान लिया, मैंने मुझे रेलवे ने रेलवे रिसीट दिया, अब वो रेलवे रिसीट मैंने आपको दे दिया, लेट्स से बायर को, तो दैट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। किसी भी चीज की डिलीवरी तभी दी जा सकती है जब वो डिलीवरेबल स्टेट में होगा। किसमें होगा? डिलीवरेबल स्टेट। व्हाट इज डिलीवरेबल स्टेट? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डिलीवरी हो जाएगी इस स्थिति में। तो क्या गुड्स आपके इस स्थिति में है कि उनको डिलीवर किया जा सकता है? अगर आंसर यस, देन दे आर इन द डिलीवरेबल स्टेट एंड द बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी। As per definition, when the goods are in a state that they can be delivered and the buyer is bound to take the delivery, they are in a deliverable state. अगर कोई प्रोसेसिंग, कोई ब्रांडिंग, कोई पैकेजिंग कुछ भी रह जाता है, अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, एंड देन उनकी डिलीवरी नहीं हो सकती है। डिलीवरी होने के लिए डिलीवरेबल स्टेट में होना जरूरी है। अब आपने अभी देखा सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर हमारे पास दो बातें थी, एक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हम उसको डिलीवरी दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो उसमें दो प्रकार की बात आएंगी, एक तो डॉक्यूमेंट्स विच आर टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट विच आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है। और दूसरा है डॉक्यूमेंट ओनली शोइंग द टाइटल टू गुड्स, शोइंग। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें शेयर सर्टिफिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे शेयर सर्टिफिकेट है वो क्या है? वो है डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल टू गुड्स। उससे ये तो पता पड़ता है कि इसका शेयर का ओनर कौन है, बट उससे हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एनी डॉक्यूमेंट बाय विच आप गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर पाएंगे, दे आर द डॉक्यूमेंट्स टाइटल टू गुड्स।
अगर किसी से सिर्फ ये पता पड़ता है कि ओनर कौन है, टाइटल कौन है, बट उससे ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे शेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर ट्रांसफर डीड से। सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स शेयर ट्रांसफर डीड है, डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल टू गुड्स शेयर है। हर वो डॉक्यूमेंट जिससे कि डिलीवरी हो सकती है, डॉक्यूमेंट जो है वो जा सकते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। और जिससे सिर्फ ये पता पड़ता है कि ये गुड्स किसके हैं, वो आपके ओनली डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल टू गुड्स। जनरली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स के देने से डॉक्यूमेंट जो गुड्स हैं उनकी आपके जो है डिलीवरी मानी जाती है, सिंबॉलिक डिलीवरी मानी जाती है, एंड सेल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा। नेक्स्ट शब्द जो आएगा दैट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है इस एक्ट में? वैसे तो आप इन जनरल जानते हैं, बट देन वी यूज द वर्ड प्रॉपर्टी इन गुड्स। और जब हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉपर्टी इन गुड्स? द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब बच्चों यहां पर है, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। पहली बात तो प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप है, नॉर्मली हम ओनरशिप समझते हैं, बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम दो बातें करते हैं। एक तरीके की प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी है, और दूसरी तरीके की जो प्रॉपर्टी है दैट इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यू अंडरस्टैंड दिस? जनरल प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी गुड्स की अगर प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो रही है, तो जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, देन यू गेट ऑल द राइट्स, आपके पास सभी राइट्स आ जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिक में आपको कुछ स्पेसिफिक राइट्स ही आते हैं, स्पेसिफिक राइट्स ही आते हैं, सब नहीं आते हैं, ओनली स्पेसिफिक राइट्स ही उसमें आते हैं। जैसे अगर आपके पास एक जनरल प्रॉपर्टी आ रही है, तो आप जो है जो गुड्स हैं वो गुड्स आपके जो है बेच भी सकते हैं, यूज यूज करने के लिए भी दे सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, एवरी राइट यू गेट। लेकिन अगर कोई गुड्स ऐसा है जो आपके पास सिर्फ लेट्स से यूज करने का राइट है, तो यू गेट अ राइट इन दोस, यू गेट अ प्रॉपर्टी इन द गुड्स, बट दैट इज ओनली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वो आपकी क्या है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी आर टू टाइप्स, वन इज ओनरशिप, इसी को हम जनरल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ओके, नॉर्मली प्रॉपर्टी से शब्द हम लेते हैं ओनरशिप, बट देन सेल ऑफ गुड्स सेक्टर वी हैव टू थिंग्स, वन इज द जनरल प्रॉपर्टी दैट इज द ओनरशिप राइट, तो आपके पास सारे राइट्स आ जाएंगे। अनदर इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिसमें कि आपको कोई स्पेशल राइट मिलेगा, सारे राइट आपको नहीं मिलते हैं उसमें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से आप क्या समझते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो हम किस लिए कर रहे हैं पढ़ाई इसकी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में देर आर टू थिंग्स, वन इज सेल, अनदर इज एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू, डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपको याद होना चाहिए। वन इज एग्रीमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब सेल हो चुकी है, हमने आपको जो है गुड्स दे दिए हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, गुड्स की डिलीवरी हो गई है, या आपकी जो है आपकी जो है सब्जेक्ट टू कंडीशन होने वाली है। अगर कुछ कंडीशन है देन वी से एग्रीमेंट टू सेल। व्हेन वी से देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, सो एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कंडीशन। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कंडीशन। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो हो गई, एक तो सेल, एक एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब हम अभी सेल नहीं कर रहे हैं,
और सेल से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो अभी नहीं हो रही है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, वो बाद में होगी, बट वो कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर आपकी सेल होगी। तो व्हाट इज अ सेल एंड व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल? इन द सेल द वेरी पर्पज इज अचीव, दैट मीन्स द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। बट एग्रीमेंट टू सेल में कुछ कंडीशंस होंगी, उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करेंगे सेटिस्फाई होने पर। सो दैट इज रिगार्डिंग दिस। अगर ये पूछा जाए कि एग्रीमेंट टू सेल कब सेल बन जाता है, तो इसका सिंपल है कि भाई एग्रीमेंट टू सेल में सेल करने के लिए एग्री हुआ है, कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर हम सेल करेंगे, ये एग्री हुआ है। तो वो कंडीशन जब पूरी हो जाएंगी, कभी कभी टाइम फैक्टर भी होता है, वो टाइम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर सेल होगी। Okay, now in the contract of sale there must be two parties. Goods is the subject matter of this. Okay, दो पार्टी होनी चाहिए, goods इसका subject matter है। Okay, can I write this? Two parties. There must be a contract for goods, तो goods इसका subject matter है। ये मनी के लिए होता है, ध्यान रखेंगे, या फिर मनी एंड काइंड हो सकता है, खाली काइंड नहीं हो सकता। यू मस्ट रिमेम्बर दिस, इस पे क्वेश्चन भी आता है। या तो मनी के लिए होगा या फिर मनी एंड इन काइंड। काइंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है अलोन। क्यों करना चाहते हैं हम ये कॉन्ट्रैक्ट? ताकि हम गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर पाए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, एंड अगर सेल होगी तो एब्सोल्यूट है, और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो कंडीशनल है, कुछ कंडीशन लगेंगी। बाकी जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स हैं वो सारे इसमें होने चाहिए। Now let us talk about once again the contract of sale. The contract of sale may have two features. Either it is a sale, actual sale, or there is an agreement to sale. In agreement to sale, the parties agree to sale subject to satisfaction of certain conditions. So once those conditions are satisfied, the agreement to sale becomes a sale. But as per definition, contract of sale includes the sale as well as the agreement to sale. So in a contract of sale, what are the requirements? There must be two parties. There must be goods for which we are entering into contract for a particular price, that is money or in kind. Okay, do remember, either it is money or money and in kind. Can it be for kind only? No, consideration cannot be kind only. Transfer of property is the main object, goods में जो property transfer करना है। Okay, it may be absolute sale or it may be conditional agreement to sale, right? अब बात करेंगे सेल एंड हायर परचेज में क्या डिफरेंस है। देखिए, हायर परचेज में एज द नेम सजेस्ट कि आप हायर कर रहे हो, यूज करोगे उसको, राइट टू यूज आपको मिल रहा है, एंड इंस्टॉलमेंट आप देते चले जाएंगे, आखिरी इंस्टॉलमेंट देने पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, बट सेल में आप तुरंत ही उसके ओनर बन जाते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। देन सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट में आपके पास गुड्स का सिर्फ पोजेशन आता है, पर्पस कोई भी हो सकता है, बट उसका मेन पर्पस है कि उसको एक न एक दिन आपको वापस करना है। तो दैट इज वाई सेल में आपको वापस नहीं करना होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, गुड्स आपके हो जाते हैं, रिटर्न करने कोई मतलब नहीं है। बेलमेंट में आपको जो है गुड्स मिलते हैं, आपके पोजेशन में हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी स्टोर कीपर का एग्जांपल दिया, कोल्ड स्टोर का जो स्टोर कीपर है, तो स्टोर कीपर इज इन द बेलमेंट। वो बेली है, उसको हमने दिया है, बट उसने जब भी हमें वापस मांगना है वो हमको वापस कर देगा, राइट। रेलवे को जब हम देते हैं टू टेक द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन व्हाइल इट इज इन पोजेशन ऑफ द रेलवे इज अ बेली। ओके, so bailment may be there, but then in case of the bailment there is no transfer of the property in the goods, only possession is given, so that is the difference। ओके, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अगर कोई सामान आपके कुछ काम कराने के लिए किसी को दिया है, जैसे यू हैव अ लेट्स से a piece of cloth, you give it to the tailor does some work and access completes the job and converted your cloth into, let's say, a pant or a shirt. Then while it is in possession of that person, okay, he is actually
doing a job work. In a way, he's also in a contract of bailment, but then ownership is not transferred. Once he does the required work on that, cloth, he gives back the final product, that is a, let us say, pant or a shirt. So in any case, he has also to return, but in the sale it's not to be returned. After sale it is transferred, the property in the goods is transferred. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जो डेफिनेशन है उसमें आपको क्या बताया गया है, ध्यान रखेंगे। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इसमें आपके जो है, देयर हैज टू बी एन ऑफर। हर कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर होगा, बट यहाँ पर ऑफर जो होगा वो बाई और सेल का होगा। दैट मीन्स खरीदना बेचना है उसका ऑफर होगा। इट हैज़ टू बी फॉर अ प्राइस, एक प्राइस होना चाहिए जिसके लिए आपके जो है चीज़ें आप बेची जा रही हैं। ओके, देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस, इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। डिलीवरी, डिलीवरी होगी गुड्स की। ओके, अब डिलीवरी हो सकता है कि इमीडिएट, इमीडिएट डिलीवरी आपकी की जाए, तुरंत ही डिलीवरी हो जाए, या बाद में होगी, इमीडिएट और लेटर। इमीडिएट हो सकती है या फिर लेटर हो सकती है, बाद में भी हो सकती है डिलीवरी। प्राइस का जो पेमेंट है, पेमेंट भी ध्यान रखेंगे कि आपके इमीडिएट हो सकती है या फिर पेमेंट भी लेटर हो सकती है, बाद में हो सकती है। ओके, डिपेंड करता है। सो दीज आर द वेरियस इम्पोर्टेंट थिंग। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो आपके राइटिंग में हो सकता है या फिर आपके ओरल वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है। ओके, दैट इज ओवर देयर। इम्प्लाइड भी हो सकता है बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। So it can be in writing, it can be oral, and it can be by conduct of the parties. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो सेलर है उस ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, बायर आपके ओनर बन जाता है। हमारे पास एक सेक्शन 7 आता है, वो कहता है कि देखिए आपको पता ही नहीं था, लेट्स से देयर इज अ सेलर एंड देयर इज अ बायर, ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं गुड्स के लिए, बट वाइल देवर डूइंग द एग्रीमेंट, गुड्स आपके क्या हो चुके थे, ऑलरेडी खराब हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पेरिश हो चुके थे, तो सब्जेक्ट मैटर हैड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माने कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे हो उससे पहले ही वो आपकी जो है खराब है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जब सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। ओके, दूसरा आपके पास आ रहा है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 कह रहा है कि देखिए आपके जो गुड्स हैं वो एक डिस्टेंस में है, जब आप सेलर एंड बायर जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, उस समय पर। बट देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ओके, सो एग्रीमेंट टू सेल है, अब ये रजिस्टर हो जाते हैं बिफोर सेल। डू अंडरस्टैंड दिस? यानी कि देयर इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों चीजें, सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल आपकी हो रहा है और एग्रीमेंट टू सेल में एग्री किया है, बट जब सेल होगी उससे पहले वो खराब हो जाते हैं। इन दिस केस ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट इज void, नो फॉल्ट। मान के चलते हैं कि दोनों में से किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं है सामान के खराब होने का। दूसरी सिचुएशन है कि फॉल्ट, अगर आपके फॉल्ट है किसी एक पार्टी का, फॉल्ट ऑफ वन पार्टी, ओके, तो जो दूसरी पार्टी है जिसका फॉल्ट नहीं है वो डैमेज क्लेम कर सकती है, क्लेम डैमेजेस। तो या तो पहले से ही जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं उस वक्त ही आपके वो खराब हैं, या एग्रीमेंट टू सेल में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस वक्त तो आपके ठीक है, लेकिन सेल होने से पहले खराब हो जाते हैं, देन ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट इज void बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड
एंड अगर दोनों में से किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं है तो फिर कोई क्लेम वगैरह नहीं होगा, लेकिन अगर एक पार्टी का फॉल्ट है और दूसरी पार्टी आपके फॉल्ट पे नहीं है, तो जो फॉल्ट में नहीं है वो पार्टी क्लेम कर सकती है कि भाई ये गुड्स मुझे मिल जाते तो मेरा काम पूरा हो जाता, फिर गुड्स नहीं मिलने हैं तो इसलिए मेरे को नुकसान होगा, उसका मुआवजा आप दे दीजिए। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट जो आ रहा है इस चैप्टर में, दैट इज प्राइस रिलेटेड, ascertainment ऑफ द प्राइस। ascertainment ऑफ प्राइस, डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्राइस को कैसे ascertain करवाना है? तो इसके लिए दो बातें बताई हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट में आप खुद ही फिक्स कर लीजिए, फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उसमें फिक्स नहीं है तो हो सकता है उसमें कोई मैनर बताया गया हो, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन। पैन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, कोई नहीं, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन, तो उस मैनर से फिर फिक्स कर लीजिए। तो या तो फिक्स ही होगा, गेटिंग द पॉइंट, या तो फिक्स ही होगा या फिर आपके जो है फिक्स नहीं होगा, बट कोई मैनर बताया जाएगा जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, वैसे कर लीजिए। तीसरा, अगर ये दोनों ही नहीं होते हैं, देन पे रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस, ये दोनों नहीं होंगे तो रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल क्या होगा? सब्जेक्टिव मैटर है, सरकमस्टांस के आधार पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दैट वाज सेक्शन नंबर 9, ascertainment of the price। then they say वैल्यूएशन कभी कभी थर्ड पार्टी ने करना होता है, वैल्यूएशन टू बी डन बाय बाय थर्ड पार्टी। तो ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय सी, प्राइस जो होगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय सी। ओके, अब सी अगर करता नहीं है या कर नहीं पाता है, या तो करता ही नहीं जानबूझ के, या फिर कर नहीं पाता है किसी कारण की वजह से, डू अंडरस्टैंड दिस? ऐसी सिचुएशन में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? वॉइड, क्योंकि उसमें लिखा है कि वैल्यूएशन जो है वो थर्ड पार्टी करेगी, थर्ड पार्टी तो कर नहीं पा रही तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और ये आती है कि अगर कोई डिलीवरी हो गई है गुड्स की, थर्ड पार्टी कर पाती, कभी कभी डिलीवरी दे देते हैं पहले, तो उसका रीजनेबल प्राइस मिल जाएगा। अब प्राइस तो डिटरमाइन हुआ नहीं है और हो भी नहीं रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बट अगर आपने कोई डिलीवरी दे दी है गुड्स की ऑलरेडी एडवांस में, तो उसका रीजनेबल प्राइस मिल जाएगा। अभी जो थर्ड पार्टी है सी, जो वैल्यूएशन कर रही है, इफ इट इज प्रिवेंटेड, माने वो वैल्यूएशन करना चाहती है, प्रिवेंटेड फ्रॉम वैल्यूएशन, ओके, ड्यू टू फॉल्ट ऑफ ए पार्टी, तो ए और बी आपस में कर रहे हैं, सी वैल्यूएशन करेगा बट सी को वैल्यूएशन करने नहीं दे रहा ए, इन दैट केस बी जो है वो ए से क्लेम कर सकता है, नुकसान के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सो लेट अस क्विकली गो थ्रू दिस जो अभी हमने कर लिया।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स में हमने पढ़ लिया है, बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स नहीं है, मनी गुड्स नहीं है, शेयर्स गुड्स हैं, क्रॉप्स गुड्स हैं, ग्रास गुड्स हैं, एनीथिंग विच इज अटैच टू द लैंड बट टू बी सेवर्ड, जिसको बाद में अलग कर दिया जाएगा, वो गुड्स हैं। गुड्स में बी ऑफ थ्री टाइप्स, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट। एग्जिस्टिंग goods may be of three more types: specific, uncertain, and ascertained. Goods have to be delivered in the process of contract of sale. The delivery may be of three types: actual, constructive, symbolic. Goods when can be delivered and the buyer is bound to take the delivery, they are said to be in a deliverable state. The documents of title to goods are the document by which the property can be transferred. The document by which only the ownership is shown and the property cannot be transferred is called as document showing the title to goods. The property in general means the ownership, that is the general property. When you transfer a property in the goods, the general property is transferred. That means all rights are transferred. When you transfer a specific right in in the goods, then you are transferring the specific property only. Like you are transferring only right to use. Contract of sale. Contract of sale includes two things. One is the sale, that is the absolute sale, and another is only agreement to sale, which subject to satisfaction of certain condition will become the sale at a later stage. Every contract of sale will have at least two parties. Subject matter will be goods for a consideration of money, a loan, or money and in kind. The object of the contract of sale is transfer of property in the goods. It may be absolute, it may be conditional. In a contract of sale, there shall be offer, okay, of buy and sale for a price, and the same has to be accepted. The goods needs to be delivered, maybe immediately or at a later stage. The payment has to be made, maybe immediately or at a later stage. The contract may be in writing or in oral or by conduct of the parties. The subject matter of the goods can, the subject matter of the contract, that is the goods, can sometime be destroyed. If it has already destroyed before the contract of sale, the contract is void. In the case of agreement to sale, if at the time of contract of sale, it they were in good condition, but before the sale they are destroyed. That means agreement to sale के time पर वो सही थे, बाद में वो खराब हो गए, but sale से पहले the contract is void. अगर पार्टी कोई भी गलती नहीं है किसी पार्टी की, तो फिर सिंपली void हो जाएगा. लेकिन अगर किसी पार्टी की गलती भी है, तो जिस पार्टी की गलती नहीं है वो मुआवजा क्लेम कर सकती है. Price is an important factor. Price has to be fixed by the contract itself, or a manner should be specified through which the price can be determined. And if nothing is done, then the reasonable price had to be paid. Sometimes the valuation will be done by the third party. And if the third party does not or could not, then the contract becomes void. If in this process some goods were delivered already, there must be paid a reasonable price for those goods. And if the third party was willing to make the valuation but was prevented, the third party was prevented from the valuation because of the fault of a party, then the other party can demand for the damages for the loss suffered by it. So that is it for this unit 1 of the Sale of Goods Act. Okay, thank you very much.